मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी बातें में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन जन सामान्य की नज़र में, और इस आपदा प्रबंधन के विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पूर्व सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल श्री अनिल कुमार शर्मा जी को। साथ ही आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के और अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ वाटर एंड एनवायरनमेंट के भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो अचानक किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाती है जिसको हम आपदा के रूप में ही जानते हैं, मगर चूंकि आप इस विषय के ज्ञाता हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपदा से तात्पर्य क्या है। जी, आपदाएं जो हैं, जैसा कि आपने बोला, ये बहुत ही विध्वंसकारी बड़ी घटनाएं होती हैं जी, जिसमें आमतौर से जो काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि आम आदमी जो है, जो समुदाय है जो कि अफेक्टेड है उससे, उसको उसके पास जो क्षमताएं होती हैं उससे लड़ने के लिए, उसकी क्षमताओं से ऊपर रहती है। माने उस क्षमता के जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा क्षमता उससे निपटने के लिए हमको चाहिए। तो अपनी कोपिंग कैपेसिटी से ऊपर होने के कारण वो इस घटना को आपदा के रूप में लेता है, आपदा के रूप में उनके पास आती है, और उसको वो संभालने के लिए उनको बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है। तो आपदा और एक्सीडेंट में जो मूल रूप में जो अंतर ये है कि दोनों बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन आपदाओं में आपको इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि आपको बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है। अपने आप उसको आपकी कोपिंग कैपेसिटी इतनी नहीं रहती कि आप उन घटनाओं को आप अपने तरीके से सॉल्व कर पाएं या उससे निपट पाएं। लेकिन आमतौर से हम जो इसको क्राइटेरिया के रूप में नहीं लेना चाहिए कि आमतौर से हम आपदाओं को जब आपदाओं की व्याख्या करते हैं तो जैसे 25 आदमियों की मृत्यु हो गई, कोई ऐसी घटना जिसमें 25 आदमियों की मृत्यु हो गई, या 150 आदमी घायल हो गए, या 10,000 आदमी को पीने की पानी कमी हो गई, या 10,000 आदमी को हमको विस्थापित करना पड़ा या अलग उनके घरों से अलग जगह पर ले जाना पड़ा, तो ऐसी स्थिति को हम आमतौर से आपदाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन इसको एक क्राइटेरिया के रूप में नहीं लेना चाहिए। कई बड़ी या छोटी घटनाओं को भी हम आपदाओं के रूप में ले सकते हैं, लेकिन आमतौर से ये बड़ी घटनाएं होती हैं जो हमारी कोपिंग कैपेसिटी के जो हमारी क्षमता है उससे ऊपर रहती हैं। माने हम उसको अपने आप सॉल्व नहीं कर पाते, उनको निपट नहीं पाते हैं। तो ये आपदाएं जो आप अभी बता रहे हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? अगर उसे परिभाषित किया जाए तो क्या अलग अलग प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार की घटनाओं को हम आपदाओं के तहत लेते हैं? देखिए, आपदाएं जो हैं हम जो जानते हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आमतौर पर जो आपदाओं को जो परिभाषित किया जाता है उसमें जो मानवजन्य जो आपदाएं हैं उनको भी शामिल किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे आप जानते हैं बाढ़ है, सूखा है, सुनामी एक नई आपदा के रूप में 2004 में सामने आया था। इसके बाद हेल स्टॉर्म है, आपकी लाइटनिंग जो बिजली चमकना या कड़कना है, इससे बहुत घटनाएं होती है। यूपी और बिहार में अभी देखिए कुछ दिनों कल परसों ही अभी लगभग 100 लोग उससे उनको जान गंवानी पड़ी इससे। उसके अलावा जो है आपको हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी जाने जाती हैं। गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में आपको हिमालय है या JNK है, ऐसी जो ठंडी जगह है उसमें काफ़ी लोग उसमें ग्रसित होते हैं। इसी तरीके से आपकी ये जो भूकंप है, आपका ज्वालामुखी है, इस तरह की जो घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं। और लेकिन कुछ घटनाएं जो हैं मानवजन्य भी होती हैं, जैसे कि आपको फॉरेस्ट फायर है,
आपकी माइन में जो फायर होते हैं, माइंस में जो फ्लडिंग होती है ना, इनको भी आप मानवजन्य उसमें ही ले सकते हैं। आपको जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, प्राकृतिक भी ले सकते हैं, मानवजन्य भी ले सकते हैं। आपकी जो ओजोन का क्षरण है ये भी उसी में आप लिया जा सकता है। आपको जो मेले वगैरह में जो घटनाएं होती हैं काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोग उसमें ग्रसित होते हैं, माने हताहत हो जाते हैं, कई बार कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ जाती है। इस तरह कई तरह के एयर दुर्घटनाएं होती हैं, एरोप्लेन की जो घटनाएं होती हैं। कई जगहों में जो हाईवेज वगैरह में लंबे जो मोटर दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी माने 100-100, 200 लोग, खासतौर से विदेशों में जहाँ पर की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो इंडिया में भी जो हाईवेज में अब स्पीड का जो काफ़ी स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, तो कई जगहों पर हताहत के रूप में, काफ़ी हताहत के रूप में लोग इसमें दुर्घटनाओं में, मोटर दुर्घटनाओं में काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से बोट कैप्साइजिंग जो है, समुद्रों में बोट वगैरह जो होती हैं वो कैप्साइज हो जाती हैं, तो काफ़ी ऑयल का स्पिल है वो भी आपके मानवजन्य उसमें आपको शामिल किया जा सकता है। इस कई तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मानवजन्य आपदाओं के रूप में हम लगभग 66 ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम आपदाओं के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जो हाई पावर कमेटी है जो उसमें लगभग 11 प्राकृतिक घटनाओं को, प्राकृतिक आपदाओं को उसमें लिया गया था और सुनामी को अभी भी उसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक और जी एक फ़ोन आ रहा है सर, फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, भागवत निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ है। जी निर्मलकर जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। आपदा प्रबंधन है, जैसे कभी टिड्डी वाले चला थे, टिड्डा और कई प्रकार के आपदा आते, जैसे बाढ़ से आपदा हो जाते जी, कोविड-19 भी एक आपदा टाइप में है। तो ये लिए सरकार के कौन कौन से ऐसे ये है कि जिन आपदा दूर करे के काय योगदान है सरकार के बारे में जानकारी दो जी। देखिए, जितनी भी चीज़ें बताई ये सब आपदाओं के रूप में आती हैं और सरकार का जो अभी कोविड के बारे में उन्होंने बात की, कोविड का जो नियंत्रण हो रहा है या कोविड में जो कार्यवाही, प्रबंधन की कार्यवाही जो हो रही है, सेंट्रल स्केल में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो या जिला स्तर पर हो, ये सब आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में आया था, हाँ। उसके बाद उसी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत इसमें इसका प्रबंधन किया जा रहा है। जैसे टिड्डी दल का जो है, कृषि विभाग जो इसमें कार्य कर रहे हैं। अभी कृषि विभाग के आपने पेपरों में न्यूज़पेपर से और मीडिया में देखा होगा कि टिड्डी दल जो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से इस आपदा से हमको निपटना चाहिए और किस माने उसके बारे में काफ़ी कार्यवाही, प्रबंधन की कार्यवाही भी इसमें शामिल किया गया था। इस तरीके के इन्होंने बाढ़ की बात की। बाढ़ एक गंभीर आपदा के रूप में हमारे सामने है। देखिए, लगभग हमारा भूभाग का 12% जो भाग है वो बाढ़ से ग्रसित है और उसमें 8% भाग तो लगातार, मतलब हर साल जो है उसमें बारंबार बाढ़ की समस्या रहती है। तो बाढ़ एक हमारे पूरे विश्व में बड़ी समस्या के रूप में है। अभी देखिए, यूक्रेन में काफ़ी बड़ी मात्रा बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं विश्व में हर समय बाढ़ की समस्या रहती है और सरकार जो है प्रबंधन की जो बात की, कई तरह के जो न्यूज़पेपर में चंद्राकर साहब है ना, चंद्राकर साहब देखते ही होंगे कि कोविड-19 के लिए किस तरह से सरकार की कार्यवाही चल रही है और इससे हमने इंडिया में खास तौर से देखिए कितने मात्रा में कोविड-19 फैला था, लेकिन उसका नियंत्रण भी किस क्षमता से किया जा सक रहा है और कितनी अच्छे से किया गया। इसी से आपको समझना चाहिए कि कितना सरकार इसमें कितने अच्छे तरीके से इसको टैकल कर रही है। एक फोन आ रहा है सर, फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैम, नमस्कार। मेरा प्रश्न था कि जब एक साथ में दो आपदाएं आती हैं, जैसे अभी कोविड-19 का प्रकोप तो चल ही रहा जी, लेकिन उसी में अम्फान आ गया, तो वेस्ट बंगाल में जो नुकसान हुआ कोविड-19 में हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन जब अम्फान की बात करते हैं तो एक ही शेल्टर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो ऐसे में चैलेंज होता है लोगों को हम कैसे बचाएं, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक मेरा भी विषय है और मैं भी काम कर रहा हूँ इसी विषय शिक्षा NGO के साथ जी। तो कैसे हम लोग एक इसमें देखें, तो शर्मा जी से मेरा ये प्रश्न था
कि हम लोग कैसे, जब एक साथ 2 आपदाएं होती हैं तो कैसे इसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह के जो भी कार्य होते हैं, आपदाओं की बात होती है या जो भी हम कार्य करते हैं, तो सरकार की तरफ से उसमें निश्चित दिशा निर्देश आते हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे ट्रेन में हम चल रहे हैं या एयर में चल रहे हैं, माने एरोप्लेन में चल रहे हैं, तो उससे पहले हमको दिशा निर्देश सरकार के हमारे सामने हैं। उन पूरी गाइडलाइंस होती है वो सरकार देती है और उसके आधार पर हम कार्य करते हैं, उसके तहत कार्य करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, लगभग हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जैसे क्वारंटाइन कर रहे हैं तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का ट्रेन में जब चल रहे हैं तब भी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का हम वो कर रहे हैं, एरोप्लेन में चल रहे हैं या कहीं भी हमारा जो भी कार्य हम आपदाओं के रूप में हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उसमें जहाँ भी जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। या जो भी उस परिस्थिति में जो भी चीज़ आपदाओं के लिए, आपदाओं को कंट्रोल करने के लिए या उस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए जो भी जरूरी होता है, सरकार द्वारा वो किया जाता है। उसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया जाता है। और देखिए, अम्फान की बात कर रहे हैं, अम्फान पहले आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले कितने हजारों लाखों की मात्रा में साइक्लोन या जो चक्रवात से हानि होती थी और लोग मरते थे। लेकिन आज जो है, अभी देखिए उड़ीसा में आई या वेस्ट बंगाल में कितने कम लोग, 100 से भी कम लोग, क्योंकि पहले से हमारा जो टेक्नोलॉजी एडवांस जो प्रबंधन, हमारा आपदा प्रबंधन इतना अच्छा हो गया है कि इसमें जो लगने वाला खर्चा है, हमारे जो जीडीपी था उसका लगभग 2 से 3% जो है हमारा पहले इसमें लगता था जो आपदा प्रबंधन में। लेकिन जो हमारी तैयारी है, जो हमारी रोकथाम की जो कार्यवाहियाँ हैं, जो न्यूनीकरण के कार्य प्रबंधन की जो कार्यवाहियाँ हैं, उसके कारण जो इस पर लगने वाला जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम हो गया है। लगभग 2% के आसपास जो हम आज आपदा प्रबंधन में खर्च करते हैं। देखिए, कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिनको कंट्रोल करना हमारे लिए बस की बात नहीं है। इससे बचना ही हमारा उस एकमात्र उपाय होता है। एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम कुमारी सोनी है, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। जी कुमारी सोनी जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आपदा प्रबंधन हो रहा है तो उसके लिए आम आदमी यानी हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसमें हमारी क्या भूमिका है, उसको आप विस्तार से बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। इसके बारे में हम चर्चा भी करने वाले थे। जन सहभागिता, आपदाओं से निपटने के लिए सबसे जो जरूरी कदम होते हैं, सबसे पहले वो समुदाय को उठाना पड़ता है, आम आदमी उठाता है। देखिए, सरकारी जो कार्यवाही है या प्रबंधन की जो स्टेप्स हैं वो तो बाद में आते हैं। यदि आपदा कहीं पर, जैसे बलौदाबाजार में कोई बाढ़ आई या कुछ हुआ या भूकंप आया, जो भी आपदाएं हुई, तो वहाँ सबसे पहले समुदाय को उससे निपटना पड़ेगा। तो उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है कि वो आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए सरकार द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, मॉक ड्रिलिंग की करवाई जाती है। उनको उसकी तैयारी के लिए, जो भी उनके पास आपदाएं, उनकी तैयारी के लिए उनको जो जरूरी संसाधन है वो उपलब्ध किए जाते हैं। राहत सामग्री है, जो चिकित्सा सामग्रियां हैं, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन इसमें जो राहत जो कार्य हैं, राहत कार्य में सरकार राहत कार्य इतने बड़े पैमाने पर करने में अक्षम रहती है। जब तक जन सामान्य का उसमें सहयोग न रहे या समुदाय का सहयोग न रहे, कोई भी कार्य जो है, बचाव की है, लोगों को मलबे से निकालना है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब तक जन समुदाय का उसमें सहयोग नहीं रहेगा, इसको हम कर नहीं पाए। इसलिए आपका मैडम, आपका जो जन सामान्य का जो सहयोग है वो आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी सर, अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर उपस्थित होंगे। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो,
सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन जन सामान्य की नज़र में, और बतौर विषय विशेषज्ञ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री अनिल कुमार शर्मा जी को। आप पूर्व सदस्य सचिव हैं पर्यावरण संरक्षण मंडल के। सर, हम चर्चा कर रहे थे आपदा प्रबंधन के बारे में कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और किस तरह से सरकार की गाइडलाइंस आती हैं, तो आप क्या बता रहे थे सर? नहीं, मैं ये बता रहा था कि जो भी आपदाएं होती हैं उसमें जो भी, जैसे कोविड-19 है, उसमें जैसे क्वारंटाइन करना है या सोशल डिस्टेंसिंग रखना है या मास्क लगाना है या साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, हाथ को लगातार धोना है, ये सब चीज़ें जो कोई भी, ये भी आपदा के रूप में हम सामने हमारे है, ये बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के रूप में इसको हम देखते हैं। और ये जो भी चीज़ें हम आपदाओं के को निपटने के लिए जो भी इस तरह की चीज़ें जो ज़रूरी रहती हैं, कोविड-19 के लिए ये सब ज़रूरी हैं, लेकिन भूकंप के लिए अलग चीज़ें हैं, या जो आप बाढ़ है, जब बाढ़ आती है तो उस समय जो हमको ज़रूरी कार्यवाही करनी पड़ती हैं उसके लिए अलग गाइडलाइंस होती हैं। तो अलग अलग आपदाओं के लिए अलग अलग तरह की परिस्थिति जन्य जो हैं कार्यवाहियाँ की जाती हैं, जो और सरकार इसको प्रचार प्रसार भी करती है किस तरह से इसको हम आपदाओं को क्योंकि अधिकतर जो आपदाएं हैं, अर्थक्वेक के सिवा जितनी भी आपदाएं हैं उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है, उसकी अर्ली वार्निंग आपको मिलती रहती है। इसलिए उसको अब बचाव के तरीके और जो उसकी तैयारियां हैं आपदाओं से बचने के लिए, उसमें काफ़ी समय हमारा रहता है और उसको हम अच्छी तरह से टेकल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी जो दिशा निर्देश हैं पहले से ही दिए जाते हैं। जी सर, एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए। ईश्वर प्रसाद साहू, किल्दा, रायपुर। जी साहू जी, अपना प्रश्न पूछिए। जैसे कि आकाशीय बिजली चमकता है, बादल गरजता है, तो हमें किस प्रकार की जगह पर रहना चाहिए और नहीं रहना? अच्छा, क्या अगर बादल गरजता है और बिजली चमकती है तो किस जगह पर रहना चाहिए और क्या करना चाहिए सावधानी? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी तो ये है कि आपको पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है उसको बादलों को अपनी तरफ, जो बिजली जो कड़कती है या जो बिजली गिरती है वो पेड़ में अधिकतर गिरती है, आपने देखा होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि यदि पेड़ के पास हैं तो आप उससे दूर रहें। बिजली के खंभे हैं या और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अवशोषित कर सकती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और ज़्यादातर जो तड़ी चालक, अधिकतर घरों में जो मल्टी स्ट्रीट बिल्डिंग्स हैं उसमें तड़ित चालक जो है उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि वो बिजली गिरती भी है तो उसको अवशोषित करके भूमि पर वो ट्रांसफ़र कर देती है। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम पालन करके, इस समय जैसे बिजली जब चमकती है उस समय हमको टीवी और बाकी चीज़ें हैं उसको बंद करके रखना चाहिए। आपकी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, यदि आपके कान के पास है तो वो अट्रैक्ट कर सकती हैं, उससे बड़ी घटना हो सकती है, आपका मोबाइल फट सकता है। आपका टीवी जो है, टीवी आपका नुकसान हो सकता है, उसमें उसकी स्क्रीन बिल्कुल टूट सकती है बहुत विस्फोट के साथ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि बिजली से संबंधित हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जो बिजली कड़कती है उसको अपनी ओर खींचती है। खासतौर से पेड़ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पेड़ के नीचे हम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें, बिजली की लाइन हैं या जो ग्रिड्स हैं, बिजली के ग्रिड्स जो बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, उसके आसपास नहीं रहने की कोशिश करना चाहिए। और अधिकतर तो घर के अंदर रहकर हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, कब क्या होगा इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम थोड़े बहुत सावधानी रखकर हम बचाव अपना कर सकते हैं। जी सर, हम बात कर रहे थे आपदा प्रबंधन के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन एक्ट माने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है? ये 23 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित हुआ था। इसमें
सबसे इससे पहले क्या होता था कि हमारे जब आपदाएं आती थी तो नेतृत्व जो है वो हमारे पास नहीं रहता था, तो टिटबिट्स में कार्य होते थे और हमारा जो समन्वय था लोगों के बीच में इसको निपटने के लिए वो भी ठीक से नहीं हो पाता था। वित्तीय व्यवस्थाएं नहीं थी हमारे पास और इस तरह से कोई कानूनी कार्यवाही, कानूनी प्रावधान न होने के कारण हम आपदाओं को ठीक से उसका निपटान नहीं कर पाते थे। इसके लिए ये एक्ट लाया गया है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक जो आपदा प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी वो हैं और बाकी जितने भी मंत्रिमंडल के उनके जो इस स्टेक होल्डर्स हैं वो सब उनके सदस्य हैं। और सर इस बारे में हम आगे और भी जानेंगे, फिलहाल ले लेते हैं एक फ़ोन। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत राम जी, अपना प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों को मेरे तरफ से नमस्कार जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था, जैसे हमारे एक ग्रुप बना है, हम जैसे छोटे मोटे अगर कोई घटना होता है तो हम सहयोग करते हैं, उनको सहयोग करके उनको हम भरपूर मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी घटना हो जाता है तो हमारी जो ग्रुप है या हम जो है किस तरह से उसमें सहयोग कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। किस तरह की घटना के बारे में बात कर रहे हैं आप? कौन सी कि आस पास जैसे कुछ ऐसा घटना हो जाता है जो घटना होनी रहता है और उसमें जो है सरकार जो है जल्दी पहुंच नहीं पा रही है, तो हम उसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं उनकी? जी देखिए, जैसे अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कहीं पर अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की किसी तरह की घटनाओं में पूछ रहे हैं। देखिए ये जो घटनाएं हैं इसमें तो आपका जो जन सामान्य का रोल है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोई भी जब इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, आपदाएं जो भी आती हैं उसका सबसे पहले जो रिस्पांस होता है वो समुदाय के द्वारा ही आता है। जो आम आदमी है जो वहाँ पर है उसके द्वारा ही किया जाता है। तो जो भी बचाव की कार्रवाई है या राहत की कार्रवाई है या उसको चिकित्सा देना है या जो भी बचाव की कार्रवाई है, ये सब जो हैं आपको जन सामान्य जो उसमें अच्छी तरीके से कर सकता है। जो उनके जो सरकार के जो लोग हैं जो जब वहाँ उस दुर्घटना को नियंत्रण के लिए नियंत्रण मिलने उससे पहले जन सामान्य जो है उसको अच्छी तरीके से उसको ये सब कार्यवाही कर सकता है। और इसके लिए जो जिला स्तर पर यदि आप ज़िले में हैं तो जिला स्तर पर जो कलेक्टर साहब हैं वो जो हैं वो उनका एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना हुआ है जो कि जो समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन है उस पर कार्यवाही करता है। आपदा प्रबंधन से मेरा मतलब ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें आ सकती हैं, तो वो उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर वहाँ करा सकते हैं। अच्छा, और पहले रजिस्टर्ड करवा रजिस्टर मतलब वहाँ अपना नाम कर सकते हैं, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े उनको ट्रेनिंग देना है, मॉक ड्रिल करना है, शिक्षित करना है, लोगों को उनको ज़रूरी सुविधाएं उनको मुहैया करानी है। जैसे बाढ़ के लिए उनको बोट है और बाकी चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इनको मुहैया कराने के लिए ये जिला अधिकारियों से मिलकर वो अपने आप को यदि वो उनको बताएं कि हम ये कारगर हैं तो उनको उनका सहयोग जरूरी समय पर लिया जाएगा जब भी जरूरी होगा। सर एक कॉल आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैडम मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी जसविंदर जी, अपना प्रश्न पूछिए। जसविंदर मैडम, मेरा प्रश्न ये है सर से, ये आपदा प्रबंधन में समाज की जिम्मेदारी क्या है, आम आदमी की इसमें जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। हम लोग वही बात कर रहे थे सर। जी, ये आपदाओं के बारे में देखिए, जो भी आपदाओं की जितने भी प्रबंधन की जितने भी आयाम हैं उसमें जन सम्मान की महती भूमिका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जन सम्मान या समुदाय की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपदा प्रबंधन के जो हम कार्य करते हैं उसमें समुदाय आधारित जो है आपदा प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया जाता है। तो जन सम्मान का उसमें काफ़ी रोल रहता है। और जितने भी हम जो बचाव के कार्य करते हैं या रोकथाम के कार्य करते हैं, देखिए दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, दो तरह के कार्य आप कर सकते हैं। एक तो आपदा आने से पूर्व जो कई तरह की कार्यवाही, रोकथाम की कार्यवाही है, आपदा की न्यूनीकरण के लिए कई कार्यवाहियाँ चलती हैं। आपकी जो उसकी तैयारियाँ, आपदा की तैयारी, जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ से पहले
माने बरसात से पहले उसकी तैयारी जो है सरकार द्वारा की जाती है। क्या नालियों की सफाई है या जहाँ पानी रुकता है उसको, माने कई तरह की चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं, उन सबको उन सब पर कार्रवाई की जाती है। और जनसामान्य जहाँ पर कि सरकार की पहुँच नहीं है, हर गाँव में या वहाँ ग्राम पंचायत तो हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पर कि आप ग्राम पंचायत के साथ मिलकर या जिला प्रशासन से मिलकर उसमें अपनी भूमिका आप उसमें वो कर सकते हैं, अपनी सहभागिता दे सकते हैं। और किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो हम जाकर अपना और ये जरूरी भी है, और जरूरी भी है। हमारा जो आपदा प्रबंधन की जो नीति है उसमें समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पर बहुत जोर दिया गया है। तो इसलिए इनका जो सहयोग है बहुत जरूरी है, और इसके लिए कोई मनाही नहीं है। कहीं भी कभी भी आप करना चाहें इस पर जिला प्रशासन से मिलकर, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो भी आजकल प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, उनसे मिलकर आप अपनी जो भूमिका है उसको बता सकते हैं, क्या करना चाहते हैं उन पे आप डिस्कस कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, आप उसके बारे में बता रहे थे, तो हम विस्तार से हमारे देखिए इसका मुख्य कार्य तो यह है कि हमको नेतृत्व देना है आपदा प्रबंधन के लिए। हमारी वित्तीय व्यवस्था जो वित्तीय व्यवस्था पहले नहीं थी उसके लिए उसमें प्रावधान है, कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जिससे कि आपदा प्रबंधन को उचित रूप से हम उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। कई प्रावधान उसमें हैं। और इस तीसरा चीज़ है जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी इसमें काफ़ी प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें सबसे मॉनिटरिंग कौन करता है? मैं वही बता रहा हूँ। मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें एक पूरी सिस्टम है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनाई जाती है। कौन कौन सी आपदाएं हैं, उसको कहाँ कहाँ उसका प्रभाव रहता है, कितनी बार आती हैं, उनकी मात्रा, उसे कितना नुकसान होता है, कितना पैसा लग रहा है, ये सब को मिलाकर और किस तरह से उसका प्रबंधन किया जा सकता है, इस सब के बारे में एक योजना बनाई जाती है। और इस योजना का जो योजना बनाकर जब इसका जो अप्रूवल है वो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके द्वारा दिया जाता है। उसके द्वारा जब गंभीर घटनाएं होती हैं, जैसे अभी अम्फान आया है या कई जगह पे भूकंप आते हैं, ऐसी परिस्थिति में जबकि राज्य सरकार उसको वो अपनी क्षमता से ऊपर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर उस पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जो इस बात को वो करता है। पर मतलब एक सिस्टम डेवलप हो गया है। इस तरीके से राज्य स्तर पर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यही प्राधिकरण जो है बनाया गया है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारी, उसकी रोकथाम, न्यूनीकरण, राहत बचाव, जिस तरह से राष्ट्र में बना है उसी तरह से राज्य में भी बना है। राज्य में बना है। इसके बाद जिला स्तर पर भी आपको माननीय कलेक्टर साहब की जो अध्यक्षता में और एक बनाई गई प्राधिकरण बनाया गया, जैसे कि राष्ट्रीय राज्य स्तर पर है। और उसमें जो निर्वाचित नगर निगम या नगर पालिका के जो उसके निर्वाचित सदस्य रहते हैं, वो अध्यक्ष रहते हैं, वो इसके सह अध्यक्ष रहते हैं। और इसके संबंधित विभाग के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस विभाग के जो अधिकारी हैं उसके मेंबर्स रहते हैं। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी इसके जो संबंधित विभाग के मंत्रीगण हैं या सचिव हैं, इनकी अध्यक्षता में। और ये जो प्राधिकरण है उसको सहयोग देने के लिए एक कार्यकारी दल का भी गठन किया गया है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो कैबिनेट सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक कार्यकारी कमेटी बनाई गई है। जो सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी आपदा प्रबंधन के बारे में। अनिल कुमार शर्मा जी हमारे बीच आए और उनने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें आपदा के बारे में दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष फिर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें।